नमस्कार, मैं विकास टेकरे। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास लेखन के एक और महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में। हमारी जानकारी होगी इतिहास लेखन की इस किताब से, जिसके राइटर हैं डॉक्टर एस.एल. बरे। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे चैप्टर की। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है इतिहास के विभिन्न दृष्टिकोण या उपागम। दोस्तों, इतिहास लेखन सेकंड सेमेस्टर का पहला ही चैप्टर है, इतिहास के विभिन्न दृष्टिकोण। मुख्य रूप से इतिहास के 8 प्रकार के दृष्टिकोण हैं, जिनके बारे में हम आपको अलग अलग वीडियो में बता रहे हैं। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं विभिन्न दृष्टिकोण के बारे में। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर इस तरह के और भी वीडियो को देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं इतिहास लेखन के इस महत्वपूर्ण अध्याय की और जानते हैं आदर्शवादी दृष्टिकोण क्या होता है। आइए शुरुआत करते हैं। इतिहास के आदर्शवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक हीगल हैं। हीगल को आदर्शवादी दृष्टिकोण का प्रतिपादक कहा जाता है। इन्हें आदर्शवाद का नहीं, इतिहास में आदर्शवाद का प्रतिपादक कहा जाता है। हीगल के अनुसार इतिहास प्रवाह में परिवर्तन को लक्ष्य न रखकर एक क्रमिक विकास को समझने का प्रयास है, जिसका स्वरूप द्वंद्वात्मक है। हीगल कहते हैं कि इतिहास न केवल परिवर्तन के लक्ष्य को समझकर समझा जाए, बल्कि यह हमारे क्रमिक विकास के बारे में भी बताता है। यानी कि जो आज हम हैं, आगे की स्थिति में जो हमारे बदलाव होंगे, उस रेखा को इतिहास बताता है। आज से 50 साल पहले हम किस तरह से थे और आज हम किस प्रकार से हैं, जो हमारी जर्नी रही, वो बताने का काम इतिहास करता है। वास्तव में इतिहास के संदर्भ में आदर्शवादी दृष्टिकोण का यह भी तात्पर्य है कि इतिहास का स्वरूप भले ही वैज्ञानिक हो अथवा कलात्मक, किंतु उसमें आदर्श अवश्य स्थापित किए जाने चाहिए, ताकि भली प्रकार से उनको समझकर उनका अनुसरण किया जा सके। यही कारण है कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण और संकलन मात्र नहीं है, अपितु उनके भीतर छिपी हुई कार्य कारण की गवेषणा है। यहाँ पर हीगल कहना चाहते हैं कि इतिहास केवल जानकारी देने का साधन नहीं है, इतिहास केवल घटनाओं के बारे में बताना नहीं है, इतिहास मानव के विचारों की गणना करने का काम है, इतिहास मानव के दृष्टिकोण को बताने का काम है। इतिहास, इसके बाद हम अलग अलग बिंदुओं से इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। पहला बिंदु है आध्यात्मिक चेतना का विकास। हीगल ने अपने सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए लिखा है, इतिहास दर्शन न केवल मानव अपितु विश्व की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा विश्व प्रकृति आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचकर आत्म चेतना में परिणित हो जाती है। हीगल का यह भी मानना है कि जो बात दर्शन में बुद्धि अकालिक रूप से प्रस्तुत करती है, वह इतिहास में कालक्रम से मूर्त होती है। उनके अनुसार इतिहास केवल विचारों का विकास है और घटनाओं विचारों की वह अभिव्यक्तियाँ होती हैं। यहाँ पर हीगल कहते हैं कि इतिहास हमारे विचारों का, हमारे दृष्टिकोण का विकास है, क्योंकि विचारों से ही उत्पन्न घटनाएं होती हैं। हमारे जो विश्व युद्ध हुए, वो न केवल घटनाओं के कारण हुए, बल्कि उन घटनाओं के पीछे छिपी विचारधारा के कारण हुए। साम्यवाद और पूंजीवाद की लड़ाई ने विश्व युद्धों को जन्म दिया और आगे बढ़कर अपने वर्चस्व की लड़ाई में, अपने आप को विश्व की महाशक्ति बनाने की लड़ाई में अलग अलग युद्ध हुए। इसके बाद हम देखते हैं अगला बिंदु है समाज की प्रगति। समाज की प्रगति में है संसार प्रगतिशील है और संसार की प्रगति कुछ नियमों पर आधारित है। जिस प्रकार मानव अस्पष्ट से स्पष्ट विचारों की ओर बढ़ता है, उसी तरह से मानव समाज भी विरोधी तत्वों और विचारों की ओर बढ़ता है। उसी तरह से मानव समाज भी विरोधी तत्वों और विचारों की संघर्ष से आगे की ओर बढ़ता है। सामाजिक प्रगति की यह विधि ही हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति है, जो उसके वाद, प्रतिवाद और समन्वय के विचारों पर निर्भर करती है। यहाँ पर हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति क्या है, एक बार और पढ़ते हैं। संसार प्रगतिशील है और
संसार की प्रगति कुछ नियमों पर आधारित है। जिस प्रकार मानव अस्पष्ट से स्पष्ट विचारों की ओर बढ़ता है, उसी तरह से मानव समाज भी विरोधी तत्वों और विचारों की ओर बढ़ता है। उसी प्रकार मानव समाज भी विरोधी तत्वों और विचारों की ओर बढ़ता है। यानी कि जिस प्रकार से मानव का धीरे धीरे विकास होता है, उसी तरह से हमारे तत्वों और हमारे विचारों का भी विकास होता है। सामाजिक प्रगति की यही विधि द्वंद्वात्मक पद्धति के नाम से जानी जाती है। हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर ये लाइन 2 बार लिखी जा चुकी है, इसीलिए आप ध्यान से पढ़ें। तो यहाँ पर इस बात को आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं खुद आपको अच्छे से समझा पाऊँ, इसीलिए मैं एक बार और पढ़ता हूँ। संसार प्रगतिशील है और संसार की प्रगति कुछ नियमों पर आधारित है। यानी कि जो संसार है, जो हमारा साहित्य है या फिर इतिहास है, वह लगातार प्रगतिशील है, वह रुकने वाला नहीं है। जिस प्रकार मानव अस्पष्ट से स्पष्ट विचारों की ओर बढ़ता है, जिस तरह से इंसान अपने आप को आगे की ओर बढ़ाता है, नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बनाता है, उसी प्रकार से मानव समाज भी विरोधी तत्वों और विचारों की ओर बढ़ता है। यानी कि हम जितनी सकारात्मक दृष्टि में बढ़ते हैं, उतने ही हम नकारात्मकता की ओर भी बढ़ते हैं। यही हीगल का द्वंद्वात्मक पद्धति सिद्धांत है, जो उसके वाद प्रतिवाद और समन्वय के विचारों पर निर्भर करती है। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं, विचार एवं बुद्धि की क्रिया। एक प्रसिद्ध इतिहासविद ने भी उल्लेख किया है कि इतिहास मूल रूप से विचारों की संतति का विवरण है। ऐतिहासिक प्रक्रिया का मुख्य यंत्र बुद्धि है। इतिहास में जो कुछ वर्णित होता है, मनुष्य की इच्छा से होता है। अतः इतिहास विचारों का क्रम है और बुद्धि की क्रिया है, जिसका स्वरूप मूलतः तार्किक विकास पर आधारित है। यहाँ पर इतिहास को विचार एवं बुद्धि की क्रिया बताया गया है। यहाँ पर इनकी बात काफ़ी हद तक सही भी साबित होती है। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जो इतिहास में घटित होता है, वह उनमें से आप किस चीज़ को इतिहास में शामिल करते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि भारतीय इतिहास में कई छोटे छोटे राजा हुए, जिनके पास क्षेत्र तो बहुत छोटा था, लेकिन उनकी वीरता, उनकी जो कार्य कुशलता थी या फिर उनका जो व्यक्तित्व था, वो बड़े बड़े राजा महाराजाओं से भी ज़्यादा बेहतर था। लेकिन उनको नहीं लिखा गया इतिहास में। क्यों? क्योंकि ये इतिहासकार के ऊपर था कि वह किसका विवरण करता है, उसकी विचारधारा कैसी है, उसकी बुद्धि कैसी है। वह बड़े राजा महाराजाओं की शरण में था, उनसे प्रभावित था, इसीलिए उसने उनके बारे में लिखा। इसीलिए कई छोटे छोटे लोगों के बारे में भी नहीं लिखा गया, जो बड़े लोगों से ज़्यादा बेहतर थे। यहाँ पर एक बार और पढ़ते हैं। एक प्रसिद्ध इतिहासविद ने भी उल्लेख किया है कि इतिहास मूल रूप से विचारों की संतति का विवरण है। यानी कि जो मनुष्य के मन में विचार उत्पन्न होते हैं, वो उसी को मिलाकर वह इतिहास का स्वरूप प्रदान करता है। ऐतिहासिक प्रक्रिया का मुख्य यंत्र बुद्धि है। इतिहास में जो कुछ वर्णित होता है, मनुष्य की इच्छा से होता है। अतः इतिहास विचारों का क्रम है और बुद्धि की क्रिया है, जिसका स्वरूप मूलतः तार्किक विकास पर आधारित है। यानी कि इतिहास विचार से उत्पन्न होता है और बुद्धि के द्वारा रचित होता है। यही कारण है कि अलग अलग विचारों के होने के कारण इसे उपागम या फिर दृष्टिकोण कहा गया, जिनके बारे में हम जान रहे हैं। आगे देखते हैं द्वंद्वात्मक आदर्शवाद की संज्ञा। हीगल केवल बुद्धिवाद और विज्ञानवाद के ही समर्थक नहीं थे, अपितु आदर्शवाद के भी प्रवर्तक थे। यही कारण है कि उनके इतिहास दर्शन को द्वंद्वात्मक आदर्शवाद की संज्ञा दी जाती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, द्वंद्वात्मक आदर्शवाद ये न केवल आपको अभी बल्कि इतिहास लेखन से जुड़े आप कभी भी भविष्य में कुछ करते हैं तो आपको बहुत महत्वपूर्ण रहेगी कि द्वंद्वात्मक आदर्शवाद के जनक कौन है या फिर इस सिद्धांत को किसने दिया है। तो किसने दिया? हीगल ने। हीगल के समान ब्रेडले और क्रोचे आदि इतिहासविद भी इतिहास आदर्शवादी संकल्पना के समर्थक थे। इस सिद्धांत के समर्थक इतिहासकार समाज और मनुष्य का इतिहास
मनुष्य का आदर्श चित्र प्रस्तुत करने में विश्वास करते हैं ताकि व्यक्ति भ्रमित न हो। आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद ये वह है कि आप चीज़ों को लोगों के सामने ऐसा प्रस्तुत करें कि वे उससे कुछ सीखे और बेहतर बन सके। कई बार हम देखते हैं कि हमारे माता पिता हमसे अच्छा बनने की बात कहते हैं, लेकिन खुद हमारे सामने गुटखा, पान मसाला सब खाते हैं, दारू पीते हैं, घर में लड़ाई झगड़े करते हैं। कुछ बड़ा व्यक्ति उन्हें समझाने आता है या फिर हमारे टीचर कहते हैं कि जब तक आप लोगों के सामने खुद अपने आप को आदर्श के रूप में विकसित नहीं कर लेते, तब तक आप लोगों को नहीं सुधार पाओगे। जब तक एक पिता अपने आप को अच्छा पिता नहीं बना देता, तब तक उसका बेटा एक अच्छा बेटा नहीं बन सकता। यही सिद्धांत, यही बात आदर्शवाद के सिद्धांत में है। ये कहते हैं कि इतिहास के जरिए इतिहासकार को मनुष्य का एक आदर्श चित्र प्रस्तुत करना चाहिए ताकि व्यक्ति भ्रमित न हो और वह सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ सके। आगे देखते हैं। 5वां बिंदु यहाँ पर आता है विचारों का समन्वय। विचारों के समन्वय में अतः हीगल के इतिहास दर्शन को तात्कालिक विचारों का सुंदर समन्वय स्वीकार करना समीचीन है। अतः हीगल के इतिहास दर्शन को तात्कालिक विचारों का सुंदर समन्वय स्वीकार करना समीचीन है। माफ़ कीजिए दोस्तों, पीछे जो हल्ला हो रहा है, शोरगुल हो रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसलिए मैं चीज़ों को बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। आइए फिर से देखते हैं। विचारों का समन्वय। अतः हीगल के इतिहास दर्शन को तात्कालिक विचारों का सुंदर समन्वय स्वीकार करना समीचीन है। हीगल ने निसंदेह तथ्यात्मक और विचारात्मक पक्षों का अपूर्व समन्वय अपने लेखन में किया है, परंतु उसकी संकल्पना में त्रुटि यह है कि उसने स्वयं अपने दृष्टिकोण को ही अंतिम मान लिया है। देखिए, दुनिया में वो व्यक्ति हमेशा नीचे गिरता है जो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है और ये मानता है कि मुझसे ज़्यादा श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध कैसे शुरू किया? जर्मन्स में हिटलर ने ये भावना पैदा कर दी थी कि दुनिया में अगर कोई राज कर सकता है तो जर्मन्स है, जर्मनी से बड़ा कोई है ही नहीं। यही कारण है कि हिटलर को मुँह खानी पड़ी और द्वितीय विश्व युद्ध में उन्हें हारना पड़ा। इसके बाद आप कई सारे उदाहरण देख सकते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा, या फिर आप हमारे पुराण या फिर धार्मिक बातें देख लें। रावण क्यों हार गया? क्योंकि रावण मानता था कि उससे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, लेकिन उसका अंत हो गया। यही बात हर चीज़ में बैठती है। यहाँ पर हीगल का सिद्धांत बेहतर सिद्धांत इसीलिए नहीं है क्योंकि हीगल ने यह मान लिया है कि यही अंतिम सिद्धांत है और इससे बेहतर कोई सिद्धांत इतिहास में नहीं है। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है? आपको ये देखना है कि आदर्शवादी दृष्टिकोण क्या है। तो आदर्शवादी दृष्टिकोण वह दृष्टिकोण है जहाँ पर कहा गया है कि इतिहासकार मानव समाज का एक आदर्शवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करे ताकि समाज सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ सके। यही कारण है कि आध्यात्मिक चेतना का विकास, मानव समाज की प्रगति, विचार एवं बुद्धि की क्रिया, द्वंद्वात्मक आदर्शवाद की संज्ञा और विचारों का समन्वय जैसे बिंदु हमारे सामने आते हैं। तो इस तरह था हीगल का आदर्शवाद सिद्धांत, आप इसे कह सकते हैं, या फिर आदर्शवादी दृष्टिकोण कह सकते हैं। और कहीं कहीं क्वेश्चन में ऐसा भी बन सकता है कि द्वंद्वात्मक आदर्शवाद सिद्धांत को समझाइए, तब भी आप इसी तरह से लिख सकते हैं। दोस्तों, तो यह हमारा समाप्त होता है आदर्शवाद का सिद्धांत। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। प्रेंटिस मलफोर्ड कहते हैं, एक अनंत, शक्तिमान और अगम्य ऊर्जा हम सभी को आगे खींचती है, लेकिन इससे कुछ ही लोग आगे बढ़ते हैं, बाकी रुक जाते हैं या पीछे मुड़कर देखते हैं। अनजाने में ही वे इस शक्ति का विरोध करते हैं। हमारी नियति, हमारी किस्मत, प्रकृति या ईश्वर या फिर विज्ञान हमें हमेशा आगे की ओर बढ़ाता है ताकि हमारा विकास हो, ताकि हम कुछ कर सकें, लेकिन हम पीछे देखते हैं और जहाँ के वहीं रह जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।